हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जल संसाधन। मीन्स जल संसाधन का इंट्रोडक्शन जो भी है उसमें उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। देन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कल से हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर देना। राइट, अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमको पहले तो पढ़ना क्या क्या है। राइट, तो इसमें क्या है, पहला तो है कि जल संसाधन के स्रोत, कि कौन कौन से हमें जल मिलता कहाँ से है, कहाँ कहाँ से आता है। तो इनमें से क्या है, हम पढ़ेंगे धरातलीय या पृष्ठीय जल संसाधन या भूमिगत जल संसाधन। मीन्स कि जो धरातली जल संसाधन होता है जैसे कि बरसन, रिसाव या नदी तंत्र के द्वारा आता है, एक भौमिक जल संसाधन होता है। राइट, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सो इसके आगे क्या है कि जल की मांग और उपयोग, कि जल का उपयोग कितना हो रहा है, कितनी डिमांड है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देन फिर है जल संरक्षण और प्रबंधन। फिर उसके बाद आता है जल संरक्षण के लिए क्षेत्रवार उपाय, कि जल संरक्षण, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और जो जल है वो दूषित होता जा रहा है। तो इसके लिए जल संरक्षण के लिए क्या है, क्षेत्रवार उपाय कौन कौन से किए गए हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आता है जल संभर प्रबंधन और फिर वर्षा जल संग्रहण, कि वर्षा का जल कैसे संग्रहित किया जा सकता है ताकि हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो सके। राइट, तो हम देखेंगे वर्षा जल संग्रहण। देन नेक्स्ट देखेंगे कि देश भर में जल संचय के सामुदायिक प्रयास, कितने सामुदायिक प्रयास किए गए हैं जल संचय के, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे जल संचयन के लिए मौजूद पारंपरिक संरचनाएं क्या क्या हैं। फिर उसके बाद कुछ इसके जल मिशन, जैसे राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल नीति, जैसे हम लोगों ने राष्ट्रीय वन नीति देखा था वैसे ही सरकार के द्वारा इसमें कुछ नीतियां लाई गई हैं, तो जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय जल मिशन हो गया और राष्ट्रीय जल नीति 2012 और जल क्रांति अभियान हो गया। राइट, तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये रहा आज का, कि मतलब हमको जल संसाधन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। देन आज थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं कि क्या है, जो अपना क्या है, जल एक चक्रीय संसाधन है। राइट, मीन्स पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, सर्दी ऋतु, वो शीत ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है। तो क्या होता है कि मतलब वो हर 3 या 4 महीने बाद मतलब ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो कभी गर्मी में, वर्षा तो गर्मी में नहीं होती तो वाटर लेवल क्या होता है, नीचे चला जाता है। और बारिश के समय में नदियों में भी पानी रहता है, मीन्स बाढ़ भी आ जाती है और सूखा भी पड़ जाता है। राइट, तो दोनों स्थितियां होती हैं। तो क्या है कि जो जल है वो एक चक्रीय संसाधन है जो कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राइट, पृथ्वी पर जो है प्रचुर मात्रा में क्या है, जल उपलब्ध है। इसके बाद क्या है कि यदि वैश्विक 71% भाग पर क्या है, अपना जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप नोट कर लो कि 71% भाग पर क्या है, जल है। मतलब कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जल है, लेकिन हमारे उपयोग के लिए जल सिर्फ 1%, या कहें कि एक से भी मतलब 0.001% तो जल हमारे उपयोग के लिए अब प्रेजेंट टाइम में बच गया है। राइट, देन उसके बाद देखते हैं कि जो वैश्विक संदर्भ में, मतलब पूरे विश्व में भारत के पास 4% जल एवं 2.45% भूभाग है। राइट, यदि पूरे विश्व में भारत की तुलना करें हम लोग, तो क्या है कि भारत के पास कितना है, 4% जल, कौन सा है, जल है, एवं 2.4% क्या है, 4-5% अपना भूभाग है। राइट, और जबकि अपनी जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 17.7% है। मतलब पूरे पृथ्वी की बात करें, मीन्स पूरे विश्व की, तो क्या है, हमारे भारत में ओनली 4%, पूरे विश्व का 4% जल है। और
भूभाग कितना है, तो 2.45% भूभाग है, जबकि हमारी जनसंख्या कितनी है, तो 17.7% है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, राइट। पहले में चीन है, देन दूसरे में अपना भारत है। तो जनसंख्या 17.7% है। अर्थात क्या है कि विश्व के औसत जल की तुलना में हमारे देश के प्रति व्यक्ति के हिस्से में केवल 1/4 जल ही आता है। तो विश्व के मतलब विश्व के औसत जल की तुलना करें तो हमारे देश के प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितना जल आ पाता है, सिर्फ और सिर्फ 1/4 जल ही आ पाता है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति जल की जो वार्षिक उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है, राइट। इसमें यदि वर्ष 1991 में देखें तो उसमें क्या था कि जो प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की उपलब्धता थी तो वो 5000 कितनी थी, 177 घन मीटर थी। ये 1991 की बात करें तो। बट यदि हम 2011 की बात करें तो कितना हो गया है, वर्ष 2011 में कितना घटकर हो गया है, तो 1545 हो गया है, राइट। 545 घन मीटर। तो मतलब इतना ज़्यादा इसमें गिरावट आई है। 1991 में कितना था, 5177 घन मीटर था प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की उपलब्धता, राइट। और 2011 में कितना घटकर हो गया, 1545 घन मीटर हो गया, राइट। देन उसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो वर्ष 2000 में भारत में जल की मांग 634 घन मीटर थी। 2000 की बात करें तो कितना थी, 634 घन मीटर थी, जिसमें घरेलू उपयोग के लिए 42 घन मीटर। और ये आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। सो इसमें क्या है कि 2000 में भारत के जल की मांग 634 घन मीटर थी, जिसमें घरेलू उपयोग की बात करें कि उसमें कितना उपयोग होता था, तो 42 घन मीटर घरेलू उपयोग के लिए। देन सिंचाई के लिए 541 घन मीटर, यानी कि सर्वाधिक सिंचाई के लिए भारत में जल उपयोग होता है, राइट। तो 541 घन मीटर उपयोग होता है। देन उसके बाद उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य उपयोग के लिए बात करें तो 51 घन मीटर जो है, 51 घन किलोमीटर की मांग है, राइट। यहाँ किलोमीटर है, मीटर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 51 घन किलोमीटर की मांग है, मतलब कि 634 घन किलोमीटर में क्या होगा कि 242 नहीं 42 घन किलोमीटर घरेलू उपयोग के लिए था और 541 किसके लिए था, सिंचाई के लिए था। और उसके बाद ऊर्जा, उद्योग तथा अन्य जो भी कार्य थे उनके लिए कितना था, 51 घन किलोमीटर की मांग थी, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो पृथ्वी पर उपलब्ध, मतलब कि पृथ्वी पर उपलब्ध 2.5% जल कितना है, पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं। 2.5% ताजा, मतलब कि जल ताजा अथवा पीने योग्य है पूरे पृथ्वी पर, राइट। इस ताजे जल का लगभग 75% भाग कहाँ पे चला जाता है, तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों तथा हिमाच्छादित पर्वतों पर हिमनदों के रूप में पाया जाता है, राइट। तो ये इसका तो जो 2.5 है तो इसका 75% कहाँ चला जाता है, अपने जो हिमनद है या हिमाच्छादित पर्वतों पर ये चला जाता है, राइट, पाया जाता है मीन्स। अब इसमें क्या है कि इसमें से जब 75% तो चला गया तो अब हमारे पीने योग्य कितना बचा, राइट। तो अब और इसका स्तर क्या है, गिरता जा रहा है। देन उसके बाद यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ताजे जल का लगभग 22.5% भाग भौम जल के रूप में पाया जाता है। जो अपना ताजा जल है उसमें क्या है, 22.5% क्या है, भौम जल के रूप में पाया जाता है। और शेष जल कहाँ पे पाया जाता है, तो नदियों, झीलों, तालाबों आदि में विद्यमान रहता है, जो कि इस टाइम पे तो बिल्कुल इनका पानी उपयोग करने लायक नहीं है, किसी भी काम के लिए उपयोगी नहीं है अब ये पानी, राइट। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि ये पानी तो ना हम पी सकते हैं, ना मवेशियों को पिला सकते हैं, ना ही अन्य कार्य कर सकते हैं, राइट। सो ताजे जल का जो भी 22.5% भाग भौम जल के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद जो शेष जल बचता है वो नदियों, झीलों और तालाबों। भौम जल मतलब कि जो जब हम जल को खोद के निकालते हैं
तो उसमें क्या होता है, जैसे नलकूप वगैरह बनवाते हैं तो ये भौम जल कहलाता है, राइट, जो भूमि के अंदर से खोदकर जल निकाला जाता है। तो इतना 22.5% है। उसके शेष जल कहाँ, नदियों, झीलों, तालाबों में विद्यमान है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जल चक्र मीन्स की वाटर साइकिल के माध्यम से पृथ्वी पर उपलब्ध स्वच्छ जल का लगातार नवीकरण एवं पुनर्भरण होता रहता है, राइट। उसके बाद यदि नेक्स्ट पॉइंट देखें तो पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल, पृथ्वी पर उपलब्ध, यह भारत की बात नहीं हो रही है, पृथ्वी पर उपलब्ध जितना भी संपूर्ण जल है का लगभग 96.5% भाग लवणीय जल के रूप में पाया जाता है, राइट। केवल 2.5% अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है। तो इसमें से उसमें से भी हमने बताया ना, अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा था इसके नेक्स्ट में कि 2.5% जल ताजा, जिसमें से कि 75% जल तो ऑलरेडी हिमाच्छादित या हिमनदों के रूप में पाया जाता है। तो इसमें से क्या हुआ कि 96.5% जल जो था वो तो लवणीय है, मतलब किसी काम का नहीं है। देन उसके बाद जैसे सागरीय जल हो गए तो ये लवणीय जल है, राइट। देन उसके बाद जो 2.5% है वो क्या है, अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है, राइट। तो 2.5 में भी 75% क्या है, हिमाच्छादित या हिमनदों में परिवर्तित है। देन इसके बाद एक रिपोर्ट में कहा गया था फ्रेंड्स कि वर्ष 2025 तक भारत का एक बड़ा भाग जल की अत्यधिक कमी से प्रभावित होगा। हालांकि 2025 तो बहुत दूर है, आई थिंक मुझे लगता है कि 2020, 21, 22 में ही जो है हमको जल की तो अभी तो बहुत ज़्यादा किल्लत है। महानगरों में तो और जल नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं मतलब एक दो जगह मिलता है जहाँ बहुत भीड़ लगती है, राइट। तो यहाँ पे जल की जो है वो और ज़्यादा किल्लत होने वाली है अभी जल्द ही, क्योंकि 2025 अभी बहुत दूर है, 4-5 साल है। देन ऐसा लगता नहीं कि 2025 तक, वो तो अभी ही इसका जो संकट है वो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, राइट। देन उसके बाद बात करें तो इसमें नोट करके, आप नोट डाल के लिख लो, आप एक मतलब लिखो कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है, राइट। आपने देखा कि पूरे जल का जो है 634 घन किलोमीटर जो भी जल की मांग है उसमें से 541 घन किलोमीटर क्या था, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। तो पूरे विश्व में सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या है, पहला स्थान है। देन उसके बाद देश का 8वां हिस्सा बाढ़ग्रस्त है। तो जो देश का 8वां हिस्सा है अपना वो क्या है, बाढ़ग्रस्त है, तथा 6ठा हिस्सा सूखाग्रस्त है। इन सभी के लिए मानसून की जो प्रकृति उत्तरदायी है, राइट। क्योंकि क्यों उत्तरदायी है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा वर्षा हो गई तो बाढ़ ग्रसित हो जाता है और कभी कम वर्षा हुई तो सूखा हो जाता है। तो इसका 8वां हिस्सा बाढ़ग्रस्त है, जो अपने देश का है, पूरे भूमि का 8वां हिस्सा क्या है, बाढ़ग्रस्त है। देन उसके बाद 6ठवां हिस्सा सूखाग्रस्त है। और ये किसके कारण होता है, तो मानसून की प्रकृति के कारण होता है, राइट। इसमें से एक योजना चलाई गई है, तो कौन सी वो योजना है, आई थिंक आप सबको पता होगी, अटल भूजल योजना, राइट। तो इसमें क्या था, अटल भूजल योजना के अंतर्गत कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार घटते भूजल के संकट का सामना करने हेतु जल संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी, राइट। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जल के घटते संकट को, मतलब कि लगातार घटते भूजल के संकट का सामना करने हेतु क्या किया गया था, जल के संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना है ये, जो अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी। देन इसमें उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो भूजल का पुनर्भरण करना और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडारण करना, साथ ही सतह जल निकायों का पुनरुद्धार करना, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर को क्या किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, राइट। हम जो कृषि करते हैं तो इसमें से कुछ ऐसा भी अपना सकते हैं जिसमें कि सिंचाई, कुछ ऐसी फसलों का उत्पादन करें जिसमें कि सिंचाई की कम आवश्यकता पड़े, जिससे कि हमारे जल का जो है वो बचाव संरक्षण हो सकता है। लेकिन अभी जो है वो तो प्रेजेंट टाइम में 541 घन किलोमीटर, मतलब कि
पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सिंचाई यदि सिंचाई के लिए जल खर्च होता है तो वो भारत में ही होता है, राइट। देन उसके बाद जल संसाधन के संदर्भ में संवैधानिक कुछ प्रावधान दिए गए थे, वो कौन कौन से हैं? तो एक समवर्ती सूची में जल है, राइट। पर्यावरण और ये जल समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का था, शायद 48 का में पर्यावरणीय जो था, और समवर्ती सूची में अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 262, इन दो के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और 262 में जल के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के दायित्व का निर्धारण किया गया है। अब इसमें से क्या किया गया है कि 246 और 262 में केंद्र और राज्यों को मतलब जल के संरक्षण के लिए अलग अलग कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो उनमें से क्या है, यदि अनुच्छेद 246 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि सूची 1, मतलब कि अनुच्छेद 246 में दो सूचियां हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 किसके लिए है? केंद्र सरकार के लिए है, राइट। इसमें केंद्र सूची, इसमें प्रविष्ट 56। तो 56 में क्या बोला गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों तथा घाटियों का उस सीमा तक संचालन और विकास करना जिस सीमा तक संसद द्वारा विधि के अंतर्गत केंद्र के नियंत्रण में घोषित किया गया हो, राइट। ये किसमें है? 246 में, सूची 1 केंद्र सूची में है, राइट, प्रविष्ट 56। देन उसके बाद आता है सूची 2। सूची 2 राज्य सूची, इसमें प्रविष्ट कितना होगा? 17 होगा। तो क्या बात की गई है इसमें कि इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने क्षेत्राधिकार के जल प्रदाय, सिंचाई और नहरों का जो विकास है और बांध, जलाशय तथा जल विद्युत से संबंधित कार्य करने का पूर्ण अधिकार है, राइट। देन उसके बाद जो 362 अनुच्छेद है, तो इसमें क्या बात की गई है कि 362 में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 362 का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय। जैसे कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में जो भी नदियों से जल विवाद चल रहा है, और महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में जो चल रहा नदियों से जल विवाद, नर्मदा नदी से, कृष्णा नदी से, जो भी है, तो इनके संबंध में क्या है, अनुच्छेद 362 में बात की गई है। तो अंतर्राज्यीय जल विवादों के संदर्भ में 362 अनुच्छेद में 246 की बात करें तो सूची 1 केंद्रीय सूची प्रविष्ट 56 में है। इसमें राज्यीय नदियों तथा घाटियों का उस सीमा तक संचालन और विकास करना है जहां जिस सीमा तक संसद द्वारा विधि के अंतर्गत केंद्र के नियंत्रण में घोषित किया गया हो, राइट। देन उसके बाद सूची 2 राज्य सूची, मतलब प्रविष्ट 17, इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने क्षेत्राधिकार में, राइट, जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें निकास और बांध, जलाशयों और जल विद्युत से संबंधित कार्य करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, राइट। तो ये रहे आज का थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, कल से इसमें डिटेल से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, कल हम लोग देखेंगे भारत के जो भी जल संसाधन के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। धरातलीय पृष्ठीय जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन या भौम जल संसाधन। इसके बाद 2 और देखेंगे, वायुमंडलीय जल संसाधन तथा महासागरीय जल संसाधन, राइट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो, और बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी जिंदगी, खुश रहो यार, मस्त रहो, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।